हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम विजयनगर साम्राज्य को पूरा कहानी की तरह समझेंगे, इसके पीछे के बैकग्राउंड को। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्न जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन के बारे में इसी वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ने से पहले हम दिल्ली सल्तनत काल के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि उसी से संबंधित है विजयनगर साम्राज्य। तो ये जो दिल्ली सल्तनत काल है, जिसमें 5 वंशों ने शासन किया था: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो ये जो 5 वंश है, इन सारे वंशों को हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें से जो है खिलजी वंश, तो दिल्ली सल्तनत काल में खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी वह शासक था जिसने दक्षिण भारत के क्षेत्र में अभियान किया था और दक्षिण भारत के भी अधिकांश भागों को उसने दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया था। लेकिन बाद के शासक उतने मजबूत नहीं हो सके और वे दिल्ली के सीमा को दक्षिण भारत तक विस्तरित नहीं कर पाए। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कुछ हद तक दक्षिण भारत की सीमा जो है वे सल्तनत के साथ जुड़ी हुई थी। उसके बाद के शासक मूल रूप से उत्तर भारत के क्षेत्र में और मध्य भारत के क्षेत्र तक ही विस्तरित होकर रह गए थे। उसके बाद दक्षिण भारत में उदय होता है 2 नए साम्राज्य का। कृष्णा नदी के ऊपर में शुरू होता है बहमनी साम्राज्य, जो मुसलमान शासकों के द्वारा स्थापित किया गया था, और कृष्णा नदी के दक्षिण हिस्से में उदय होता है विजयनगर साम्राज्य, जो हिंदू शासकों के द्वारा स्थापित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। यह जो विजयनगर साम्राज्य था, ये मूल रूप से कृष्णा नदी के दक्षिण हिस्से में स्थित था, और बहमनी जो था, बहमनी साम्राज्य, वह कृष्णा नदी के उत्तर में था। ये दोनों के बीच संघर्ष, मतलब कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष लगातार चलते रहे। इसका मूल कारण था कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच जो दोआब क्षेत्र था। ये दोनों के बीच विवाद का हमेशा कारण बना रहा। तो आपके माइंड में आता होगा कि दोआब क्या है। हालांकि हमने दोआब के बारे में तुगलक वंश में बताए हैं, लेकिन फिर से बता देता हूँ कि दोआब जो है, दोआब 2 आब यानी कि 2 माने 2, आब माने पानी, 2 माने 2, आब माने पानी, अर्थात 2 पानियों के बीच का हिस्सा हमेशा उपजाऊ माना जाता है। तो यह एक ऐसा उपजाऊ भाग था जिसके लिए दोनों विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य दोनों के बीच संघर्ष करते रहते थे। दूसरा कारण यह भी था कि बहमनी साम्राज्य उत्तर की तरफ विस्तार नहीं कर सकता था, क्योंकि दिल्ली में सल्तनत मजबूत शासक के दौर थे। तो ऐसे में उसके पास ऑप्शन और नहीं था कि वह दक्षिण भारत में विस्तार करे, और विजयनगर के पास भी दक्षिण में विस्तार करने का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के दक्षिण में हिंद महासागर जो कि समुद्री क्षेत्र था। तो चाहता था विजयनगर साम्राज्य कि उत्तर में विस्तार करे। ऐसे में संभावित था कि बहमनी और विजयनगर साम्राज्य आपस में टकराते रहें, क्योंकि दोनों साम्राज्य के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि अपना साम्राज्य का विस्तार करे। यही एक ऑप्शन था कि बहमनी साम्राज्य अपना विस्तार दक्षिण क्षेत्र में ही कर सकता है, और विजयनगर का भी एक ही ऑप्शन था कि वह अपना विस्तार उत्तर भारत के क्षेत्र में ही कर सकता था।
तो आज के इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बहमनी साम्राज्य के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। विजयनगर साम्राज्य जो 1336 से 1650 ईस्वी तक चलता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में माधव विद्यारण्य से हिंदू धर्म की दीक्षा लेने के बाद किए थे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी वह हम्पी थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जीत का शहर। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। तो ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसमें 4 वंशों ने शासन किए थे। संगम वंश, सालू वंश, तुगलक वंश और अराविडू वंश। तो ये जो वंश है इनको आपको कर्म के वाइज याद रखनी है, क्योंकि चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, एग्ज़ाम में इसके कर्म को सजाने के लिए पूछे जाते हैं। तो आपको इसके कर्म तो याद रखना ही है। और इसके संस्थापक भी पूछे जाते हैं, लेकिन शासन काल के से कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो जो संगम वंश है इसके संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई। और सालू वंश के संस्थापक थे नरसिंह सालू। और तुगलक वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। और अराविडू वंश के जो संस्थापक थे वह थे तिरुमल्ला। तो ये जो इसके संस्थापक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसके जो शासन काल है उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो अब हम इन सारे वंशों को कर्म के वाइज में पढ़ लेते हैं। संगम वंश। तो संगम वंश 1336 से 1485 तक चला था। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना किए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने ही किया था। और अगर संगम वंश की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो यह भी हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा ही किया गया था। तो जो हरिहर और बुक्का थे उसके पिता का नाम था संगम, और उसी के नाम से इन दोनों ने संगम वंश की स्थापना किए थे। तो संगम वंश के प्रमुख शासक हुए, जैसे एक बार पढ़ लेते हैं। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर राय द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष जो अंतिम शासक हुए संगम वंश के विरूपाक्ष। तो ये जो शासक है इनके बीच भी छोटे छोटे शासक और भी रहे, उनके बारे में भी हम वीडियो में डिस्कस कर लेंगे उनके बारे में भी। तो हरिहर प्रथम जो थे यह 1336 से 1356 तक अपना शासन करते हैं संगम वंश में। संगम वंश के प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। तो ये जो हरिहर प्रथम है संगम वंश के प्रथम शासक, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हालांकि डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी एक डीप क्वेश्चन के बराबर है, जिससे बच्चे हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं। अगर आपको ही क्वेश्चन पूछा जाए कि संगम वंश के प्रथम शासक कौन थे, तो आपका तो माइंड में आता होगा कि हरिहर होगा या बुक्का होगा। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा कि हरिहर प्रथम ही था जिसने संगम वंश के प्रथम शासक थे संगम वंश के। उसके बाद हरिहर प्रथम का 1346 ईस्वी में होयसल राज्य को विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। उसके 10 साल बाद 1356 ईस्वी में हरिहर प्रथम का मृत्यु हो जाता है। तो हरिहर प्रथम ने होयसल राज्य को विजयनगर साम्राज्य से मिलाया था। तो अब उसके भाई थे बुक्का। तो बुक्का जो है वह 1356 से 1377 तक शासन करते हैं संगम वंश में। तो हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम अगला शासक बना। इसने मदुरई को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। तो हरिहर प्रथम ने होयसल राज्य को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिलाया था, जबकि उसके भाई
बुक्का ने मदुरई को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिलाया था। इसने वैदिक धर्म को प्रोत्साहित किया और इसी उपलक्ष्य में वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किए थे बुक्का प्रथम ने। तो अब हम इसके आगे नेक्स्ट वंश को देखते हैं। तो बुक्का प्रथम का पुत्र था हरिहर द्वितीय, जो संगम वंश में 1377 से 1404 ईस्वी तक अपना शासन करते हैं। तो संगम शासकों में सबसे पहले महाधिराज की कोई उपाधि धारण किए थे तो वह थे हरिहर द्वितीय, जिसने महाधिराज की उपाधि धारण किए थे। हरिहर द्वितीय के शासनकाल में बहमनी सुल्तानों के कई बड़े आक्रमण को विफल किया था हरिहर द्वितीय ने। उसके बाद हरिहर द्वितीय का 1404 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। उसके बाद अगला शासक बनता है विरूपाक्ष प्रथम, जो हरिहर द्वितीय का पुत्र था, जो कुछ समय तक रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट बनता है बुक्का द्वितीय, जो विरूपाक्ष प्रथम का भाई था, जो 2 साल तक संगम वंश में अपना शासन किए। लेकिन बुक्का द्वितीय के बारे में भी नहीं पढ़ना है। तो अब नेक्स्ट वंश के बारे में देखते हैं देवराय प्रथम, जो 1406 से 1422 तक अपना शासन करते हैं संगम वंश में। हरिहर द्वितीय के बाद विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी देखा जाए तो वह था देवराय प्रथम। इसने अपने शासनकाल में बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के आक्रमण का सामना करना पड़ा था इसको। फिरोज शाह बहमनी से पराजित होने के कारण देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री जो थी उसका विवाह फिरोज शाह से कर दिया था। देवराय प्रथम ने अपने राज्य में सिंचाई की सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध और नहरें भी बनाए थे। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा में आए थे। ये जो इटली यात्री निकोलो कॉन्टी है, इससे एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो। उसके बाद देवराय प्रथम का 1422 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। उसके बाद अगला शासक बनता है रामचंद्र, जो कुछ समय तक रहता है। और ये जो रामचंद्र है यह देवराय प्रथम का पुत्र था। रामचंद्र जो कुछ समय तक अपना शासन करते हैं संगम वंश में। उसके बाद उसके भाई वीर विजय भी कुछ समय तक अपना शासन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीर विजय का पुत्र आता है देवराय द्वितीय, जो 1422 से 1446 तक अपना शासन करते हैं संगम वंश में। वीर विजय का पुत्र देवराय द्वितीय था, जो इस वंश का यानी कि संगम वंश का सबसे महान शासक था। और फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक आया था, लेकिन देवराय जो प्रथम थे उसके शासनकाल में इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी आया था। तो आपको ये यात्री के बारे में याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बोल दिए है आपको एक बार कि भर भर के क्वेश्चन आता है तो आता है। आप लिख के रख लीजिए कि क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे इस तरह के, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो। देवराय द्वितीय ने बड़ी संख्या में अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया और उसके लिए मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को गजवेटकर यानी कि हाथियों का शिकार कहा गया है। उसके बाद देवराय द्वितीय का 1446 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। अब अगला शासक बना मल्लिकार्जुन, जो देवराय द्वितीय का ही पुत्र था, जो 1446 से 1465 तक अपना शासन करते हैं संगम वंश में। नरसी सालू जो मल्लिकार्जुन का मंत्री था,
तो ये जो नरसी सालू है इसके बारे में भी हम सालुक वंश में पढ़ेंगे। उसके बाद 1465 ईस्वी में मल्लिकार्जुन का मृत्यु हो जाता है। तो मल्लिकार्जुन का मृत्यु हो गया। उसके बाद विरूपाक्ष द्वितीय जो थे यह संगम वंश का अंतिम शासक हुए, जो 1465 से 1485 तक अपना शासन किए। विरूपाक्ष द्वितीय जो था यह संगम वंश का अंतिम शासक था। 1485 ईस्वी में विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या हो जाती है और संगम वंश समाप्त हो जाता है। तो अब नेक्स्ट वंश है सालू वंश, जो 1485 से 1505 ईस्वी तक अपना शासन करते हैं। तो सालुक वंश के बारे में उतना हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे मतलब कि 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके संस्थापक से, लेकिन इससे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछे जाते हैं। तो सालुक वंश के संस्थापक थे सालू नरसी। सालू वंश के जो सालू नरसी थे इसके 2 पुत्र थे, एक तिम्मा और एक इम्माडी। तिम्मा की हत्या के पश्चात इम्माडी को गद्दी पर बैठाया गया। इम्माडी नरसी के शासनकाल में वास्तविक शक्तियाँ उसके सेनापति नरसानायक के पास था। 1505 ईस्वी में नरसानायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इम्माडी नरसिंह की हत्या कर दी और तुलुक वंश की स्थापना किए थे। तो नरसानायक के पुत्र थे वीर नरसिंह, जिसने इम्माडी नरसिंह की हत्या करके तुलुक वंश की स्थापना किए थे। तो ये जो तुलुक वंश है यह 1505 से 1570 तक चलता है। तो तुलुक वंश विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला तीसरा वंश था, जिसकी स्थापना वीर नरसिंह ने 1505 ईस्वी में की थी। ये जो तुलुक वंश है विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला सबसे शक्तिशाली वंश भी था, जिसका शासनकाल करीब 65 वर्ष तक चला। और इस वंश के सबसे महान और सबसे शक्तिशाली शासक थे कृष्ण देवराय। ये जो कृष्ण देवराय है इससे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये जो तुलुक वंश है इसमें 4 शासकों ने शासन किए थे। एक वीर नरसिंह, उसके बाद कृष्ण देवराय, फिर अच्युत देवराय, फिर सदाशिव राय। तो अब इन चारों शासकों के बारे में पढ़ लेते हैं। वीर नरसिंह जो 1505 से 1509 तक तुलुक वंश में अपना शासन करते हैं। वीर नरसिंह ने 1505 ईस्वी में सालुक वंश के शासक इम्माडी नरसिंह की हत्या करके स्वयं विजयनगर साम्राज्य पर अपने वंश की स्थापना किए थे वीर नरसिंह ने। वीर नरसिंह का शासनकाल भले ही कम समय तक था, लेकिन उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान अपनी सेना को संगठित किया एवं नागरिकों को युद्ध प्रिय तथा मजबूत बनाने के लिए भी प्रेरित किया था। 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु हो जाती है। तो हम वीर नरसिंह के बारे में पढ़ चुके। तो अगला है वंश मतलब शासक है कृष्ण देवराय। तो तुगलक वंश में कृष्ण देवराय जो है यह 1509 से 1529 तक अपना शासन करते हैं। तो तुलु वंश का सबसे महान शासक हुए कृष्ण देवराय। 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना था कृष्ण देवराय। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। तो देखिए, अगर बाबर ने कृष्णदेवराय को सबसे शक्तिशाली शासक बताया है तो ये तो शक्तिशाली शासक है ही, क्योंकि बाबर भी एक शक्तिशाली शासक थे। उसने जब इसको कृष्णदेवराय को शक्तिशाली शासक बताया तो ये तो बात फिक्स है कि कृष्णदेवराय एक बहुत ही बड़े शक्तिशाली शासक थे। यह किसने कहा था? तो बाबर ने कहा था। कृष्णदेवराय ने अपने सफल सैनिक अभियानों के अंतर्गत 1509 से 1510 ईस्वी में विदर के सुल्तान मोहम्मद शाह को अदोनों के समीप हराया था। कृष्णदेवराय 1512 ईस्वी में बीजापुर के शासक
यूसुफ आदिल खां को पराजित किया और रायपुर पर अपना अधिकार किया था। 1512 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने रायपुर पर अपना अधिकार किया था बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खां को पराजित करके। तत्पश्चात गुलबर्गा के किले पर भी अपना अधिकार किया था कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय 1513 से 1518 के बीच उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव से कम 4 बार युद्ध किया था, लेकिन इन चारों बार युद्ध में प्रताप रुद्रदेव को हार का सामना करना पड़ा और कृष्णदेव हर बार जीत जा रहे थे। लास्ट में प्रताप रुद्रदेव ने कृष्णदेव राय से संधि कर लेते हैं। उसके बाद प्रताप रुद्रदेव ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय के साथ कर देते हैं। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त मालयाद एवं संस्कृत में जाम्बवती की रचना किए थे। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक मालयाद एवं संस्कृत में जाम्बवती की रचना किए थे। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि भी धारण किए थे। पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर जो आए थे कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता था। हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर जो है इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने किया था। और ये जो 2 मंदिर है, हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर, यह दोनों हम्पी में हैं, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो जाती है। तो अब अगला शासक बनेगा कृष्णदेव राय के भाई अच्युत देव राय। यह अच्युत देव राय 1529 से 1542 तक अपना शासन करते हैं तुगलक वंश में, और यह तुगलक वंश का तीसरा शासक था अच्युत देव राय। अच्युत देव राय अत्यंत दुर्बल एवं अयोग्य शासक थे, जिनके कारण साम्राज्य की स्थिति खराब होने लगी। उनके शासनकाल के दौरान केंद्रीय सत्ता काफ़ी कमज़ोर हो गई। कुछ वर्षों के बाद अच्युत देव राय की मृत्यु हो जाती है और विजयनगर साम्राज्य की जो सत्ता है यह उसके भतीजे सदाशिव राय के हाथ में आ गई थी, क्योंकि ये जो अच्युत देव राय थे यह बहुत एक कमज़ोर शासक थे, जिसके कारण इसके सारे शासक जो है यह उसके भतीजे को दे दिया जाता है, सदाशिव को। तो सदाशिव जो है यह 1542 से 1570 तक शासन करते हैं, और ये जो सदाशिव है यह तुगलक वंश का अंतिम शासक है। सदाशिव के सेनापति थे राम राय। तो राम राय ने शासन की सारी शक्ति अपने हाथों में ले ली थी, किंतु इसका परिणाम जो हुआ यह विपरीत हुआ। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में विजयनगर पर हमला कर दिया गया। इस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है, या फिर राक्षसी तगड़ी मैदान या बनीहट्टी कहा। युद्ध के मैदान में सदाशिव के सेनापति राम राय मारा जाता है। मतलब ये जो तालीकोटा का युद्ध है यह 23 जनवरी 1565 को हुआ था, और ये जो राक्षसी तागड़ी मैदान में हुआ था, जिसको तालीकोटा के युद्ध के नाम से ही जाना जाता है, और हुआ था बनीहट्टी। तालीकोटा के युद्ध को बनीहट्टी के नाम से भी जाना जाता है। एग्ज़ाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, इसके पूरा डेट बताइए, जो कि बहुत बच्चे नहीं जानते हैं। तो तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ था। उसके बाद इस तालीकोटा के युद्ध में ये जो सदाशिव थे इसके सेनापति राम राय मारा गया।
तो सदाशिव राय ने अपना अगला सेनापति नियुक्त किया तिरुमल को। तिरुमल ने सदाशिव की हत्या कर दी और एक नया वंश आरवीडू वंश की स्थापना किए थे तिरुमल ने। तो आरवीडू वंश 1570 से 1650 तक चलता है और यह विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था, आरवीडू वंश। तो आरवीडू वंश की स्थापना 1570 में तिरुमल ने की थी और पेनगोडा आरवीडू वंश की राजधानी थी। आरवीडू वंश का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था, जिसने तंजौर, मैसूर, मदुरई स्वतंत्र राज्यों का निर्माण किया और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तो हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हम जो विजयनगर से संबंधित प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कराने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन बी, विजय का शहर। विजयनगर के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का के बीच का क्या संबंध है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भाई का। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संगम वंश का। विजयनगर साम्राज्य भारत के किस भाग में स्थित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत में स्थित था। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा निम्न में से क्या थी? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, तेलुगु विजयनगर साम्राज्य की राजकीय भाषा थी। निम्नलिखित में से कौन से वंश विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सालू, तुलुफ और आरवीडू। और इसमें एक वंश छूट रहा है, वह है संगम वंश। तो 4 ही वंश थे विजयनगर में। तो संगम वंश का प्रथम शासक निम्न में से कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर। संगम वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विरूपाक्ष द्वितीय जो थे, यह संगम वंश का अंतिम शासक था। विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, पेनगोडा। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किए थे। संगम वंश के सभी शासकों में सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहर द्वितीय ने महाधिराज की उपाधि धारण किए थे। इटली यात्री निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आए थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर भारत आए थे। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा में आए थे। तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राम राय ने विजयनगर का नेतृत्व किया था। विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई निम्न में से क्या थी?
तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए प्रांत। पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? ऑप्शन नंबर डी कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आए थे। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अभिनव भोज की उपाधि धारण किए थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामदेव अरविंदु ने। तालिकोटा के युद्ध में निम्न में से किसकी हार हुई थी? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी तालिकोटा के युद्ध में। किस शासक को विजयनगर का सर्वाधिक प्रभावशाली शासक माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय को विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रभावशाली शासक माना जाता है, कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य से विजयनगर का सदैव संघर्ष होता रहा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बहमनी साम्राज्य से। तालिकोटा का युद्ध निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1565 में तालिकोटा का युद्ध हुआ था। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त हुआ। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए।